हेलो ऑल ऑफ यू, स्वागत है आप सभी का बालाजी लर्निंग कोचिंग के इस नए वीडियो में। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना बताया था। उसी क्रम में आज हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं और आप लोगों को ये बताएंगे कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक कैसे प्राप्त करना है। बहुत ही सरल भाषा में मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। एक एक बात बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूं। पूरे डेरिवेशन को ध्यान से देखिएगा। ये डेरिवेशन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अक्सर ये डेरिवेशन पूछा गया है, आप प्रीवियस ईयर के पेपर देख सकते हो। ठीक है, तो इसमें यह बताया जा रहा है कि निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति को एक और नाम से जानते हैं लंबवत स्थिति। मतलब जैसे ये वैद्युत द्विध्रुव हमने मान लिया है, तो आपको इसकी अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक नहीं प्राप्त करना है, इसकी निरक्षीय यानी अविलंबवत स्थिति में। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए वही पुरानी लैंग्वेज मान लेंगे कि एक माना वैद्युत द्विध्रुव AB है जो कि एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है। यही लैंग्वेज मैंने आप लोगों को अच्छी स्थिति में भी बताई थी। ठीक है, तो रटना नहीं है, आपको बोलना है कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जो कि एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है। इस वैद्युत द्विध्रुव पर जो आवेश है वो -Q और +Q क्रमशः हैं। इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी होती है भाई, 2L होती है। अब देखिए हम क्या अच्छी स्थिति में क्या किया था, मैंने वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु, ये मान लीजिए मध्य बिंदु O है, मध्य बिंदु O से R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P माना था। चूंकि यहाँ पर हमें निरक्षीय स्थिति में निकालना है, तो मध्य बिंदु O से निरक्षीय स्थिति में यानी लंबवत स्थिति में हम एक बिंदु P मान लेंगे। R दूरी पर, कितनी दूरी पर भाई, R दूरी पर। जो ये दूरी होगी आपकी कितनी हो जाएगी, R, क्योंकि यहाँ पर अच्छी स्थिति में भी R ही दूरी पर बिंदु P माना था। निरक्षीय स्थिति में R दूरी पर एक बिंदु हम P मान लेते हैं। थोड़ा सा इसको हम सीधा कर लेते हैं। चलिए इसको पटरी से खींच लेते हैं, ठीक है, जिससे लाइन सीधी रहे। ऐसे आपको निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु यहाँ पर मान लीजिए P मान लेना है। ये आपका बिंदु P है। इस बिंदु P पर क्या करना है, इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण आपको परिणामी तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कर लेना है। तो इस बिंदु O से आपने इस बिंदु P तक की दूरी कितनी मानी है, स्मॉल r मीटर की दूरी मानी है। क्लियर इतनी बात। उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए आपको इस +Q आवेश के कारण इस बिंदु P पर क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त करनी है। और इस -Q आवेश के कारण बिंदु P पर क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। फिर परिणामी तीव्रता आपको ज्ञात करनी है। इसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले इस बिंदु P को आप किससे मिला दोगे भाई, Q से मिला दोगे। चलिए इसको हम पट्टी से मिला देते हैं भाई। बिंदु P से आप इसको Q से मिला दोगे और इस बिंदु P को आप -Q से भी मिला दोगे। अब देखिए तीव्रता ज्ञात करने के लिए, देखिए अगर इस आवेश के कारण इस बिंदु P पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो इस आवेश से इस बिंदु तक की आपको दूरी पता होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए इतनी दूरी आपकी कितनी हो जाएगी, L, क्योंकि टोटल दूरी 2L है। ये मध्य बिंदु, तो ये दूरी भी आपकी L हो जाएगी। तभी टोटल दूरी जो होगी वो आपकी 2L होगी। और ये दूरी आपकी R हो गई। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी यहाँ पर कर्ण देखिए तो आपका ये कर्ण है और इस आवेश से इस आवेश तक की ये दूरी, हमको यही दूरी प्राप्त करनी है। तो हम सूत्र लगाएंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये आपकी पाइथागोरस प्रमेय होती है, क्लास 10th में आप सभी लोगों ने त्रिकोणमिति में पढ़ा है। तो आपको ये दूरी निकालनी है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर, और कर्ण यहाँ पर कितना है भाई, PQ है या PB आप नाम दे सकते हो, PB स्क्वायर बराबर लंब कितना है, R का स्क्वायर, आधार कितना है आपका L का स्क्वायर। तो स्क्वायर उधर जाएगा तो PB की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। यानी इस +Q आवेश से बिंदु P तक की जो दूरी हो जाएगी वो √R स्क्वायर प्लस का कितना हो जाएगा, L स्क्वायर। इसी प्रकार से ये दूरी निकालो, ये भी आपकी इतनी आएगी, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इसके लिए आप ये त्रिभुज लोगे। ठीक है, वही दूरी है, वही आधार है, वही ऊंचाई। ठीक है, तो इस प्रकार जो ये दूरी आएगी आपकी इस -Q से प्लस बिंदु B तक की दूरी आपकी जो आएगी वो आपकी √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर आएगी। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई। इतनी बात क्लियर होने के बाद अब देखिए मैंने आपको बताया था कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उसकी दिशा प्लस से माइनस की ओर होती है। तो इस +Q आवेश के कारण इस बिंदु P पर जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे तो उसकी जो डायरेक्शन होगी वो ऐसे होगी भाई। देखिए उसकी जो डायरेक्शन होगी वो सीधे ऐसे होगी, इधर की ओर। ठीक है, ये आपका +Q आवेश के कारण मान लीजिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपकी E1 है, तो इसकी डायरेक्शन ऐसे होगी, प्लस से माइनस की ओर। ठीक है, उसके बाद -Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो प्लस से माइनस की ओर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती है। तो आप यहाँ से देखिए ये माइनस इधर है ना, तो जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस -Q आवेश के कारण होगी उसकी डायरेक्शन इधर की ओर होगी। इसको नाम दे दीजिए आप E2। ठीक है, ये E2 हो गई। और उसके बाद आप क्या कीजिए, इस वैद्युत द्विध्रुव के समांतर एक रेखा खींच दीजिए यहाँ पर ऐसे। अभी बताते हैं आप लोगों को कि कैसे प्राप्त करना है। देखिए अब यहाँ पर देखें तो हम लिखेंगे कि माना कि +Q आवेश के कारण बिंदु
P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है और माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो आपकी E2 है। चूँकि यहाँ पर जो आपकी तीव्रता E1 व E2 है, इनकी जो दिशाएं हैं वो परस्पर विपरीत हैं, ठीक है। और विपरीत होने के कारण हम क्या करेंगे, और चूंकि निरक्षीय स्थिति में ये विपरीत है तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो ये वैद्युत द्विध्रुव AB है इसके समांतर और ऊर्ध्वाधर घटकों में हम क्या करेंगे, इन तीव्रताओं को वियोजित कर लेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर हम छोटा सा एक फिगर बनाएंगे, यही फिगर है, आप ध्यान दीजिएगा। ये आपका देखिए, ये आपका लंबवत हो गया जाएगा और वैद्युत द्विध्रुव की ये समांतर घटक हो जाएगा। तो ये समांतर घटक हो गया, ये लंबवत घटक हो गया। इसी फिगर को हम यहाँ पर बना रहे हैं जिससे आप समझ जाओ, ठीक है। तो ये देखिए, ये लंबवत अगर घटक हो जाएगा तो ये एक लाइन ऐसे गई है, तो एक लाइन यहाँ पर ऐसे हम बना लेंगे। ये तीव्रता E1 है, E1 नाम दे देंगे, ठीक है। उसके बाद एक लाइन देखिए नीचे की ओर आई है, इसकी तीव्रता आपकी E2, यहाँ पर आप E2 नाम दे दीजिए। तो यहाँ पर जब हम क्या करते हैं, इसको लंबवत और ऊर्ध्वाधर घटकों में वियोजित करते हैं तो ये होता है ऊर्ध्वाधर घटक, ये नीचे वाला ऊर्ध्वाधर घटक, ये ऊपर वाला घटक। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, बहुत ही ध्यान देने की जरूरत है। ऊर्ध्वाधर घटक आपका कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, ये आपका समांतर घटक हो गया इस वैद्युत द्विध्रुव के। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप इसको मिला लो हल्का सा डैश डैश करके, और ये एंगल देखो तो थीटा है। तो ध्यान दीजिए, आप सभी लोगों जानते हो कि दो समांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा काटती है तो जो ये संगत कोण होते हैं ये आपस में होते हैं बराबर। तो यहाँ पर देखिए, ये जो कोण है ये एक, और उसके बाद और एकांतर कोण भी बराबर होते हैं। तो ये अगर कोण थीटा मैं मान लूँ, ठीक है, ये एंगल थीटा मान लो, तो ये एंगल भी क्या होगा, आपका थीटा होगा। ये आपका 90 डिग्री का कोण होगा। तो इस छोटे से त्रिभुज में अगर हम ये लंब निकालेंगे तो हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो जो ये आपका घटक आएगा, देखिए लंब की जो वैल्यू आ जाएगी, लंब की वैल्यू जो आ जाएगी वो कर्ण का साइन थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और कर्ण यहाँ पर कितना है भाई, E1 है। तो ये E1 साइन थीटा जो हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, लंब के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर लंब देखो कितना है, ये है आपका, तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ पर इस ऊर्ध्वाधर घटक को हम लिख देंगे E1 साइन थीटा। इसी प्रकार बिल्कुल वही काम यहाँ पर करना है, फर्क इतना है कि इधर आपका E2 हो गया है, तो जो आपका नीचे वाला घटक होगा वो आपका हो जाएगा E2 साइन थीटा। क्या आपका हो जाएगा भाई, E2 साइन थीटा। अब ध्यान दीजिए, तो हम एक समकोण त्रिभुज से E1 साइन थीटा ऊर्ध्वाधर घटक प्राप्त कर लिया और इसके विपरीत डायरेक्शन में E2 साइन थीटा हमने ऊर्ध्वाधर घटक प्राप्त कर लिया, ठीक है। बस इसकी डायरेक्शन नीचे की ओर है। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर ये समांतर घटक प्राप्त करेंगे, क्योंकि ऊर्ध्वाधर घटक आपके कैंसिल हो जाएंगे। क्यों कैंसिल हो जाएंगे, आप देखिए यहाँ पर, आप देखिए थोड़ा सा, यहाँ पर जब आप इस प्लस क्यू आवेश के कारण इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालोगे, प्लस क्यू आवेश के कारण, ध्यान दीजिएगा, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब आप प्राप्त करोगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपकी हो जाएगी E1 इक्वल टू, क्योंकि मैंने आपको लैंग्वेज में बताया कि इस प्लस क्यू आवेश के कारण मैं मान के चलता हूँ कि बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी, E1। तो आप सभी को पता है कि E1 इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, क्यों अपान दूरी, इस आवेश से इस बिंदु P तक की दूरी कितनी है, √r² प्लस L²। इसका स्क्वायर करोगे तो आपका अंडर रूट हट जाएगा, ठीक है। इसको आप समीकरण मान लीजिए। तथा माइनस क्यू आवेश के कारण, वही चीज़ माइनस क्यू आवेश के कारण, तो आप देख रहे हो माइनस क्यू आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो हमने E2 मानी, तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और क्यू अपान दूरी सेम है, इसका स्क्वायर करोगे √r² प्लस L²। तो इन दोनों समीकरणों से आप देख सकते हो कि जो तीव्रता E1 है और E2 है ये आपस में सेम है। देखिए सेम है कि नहीं है। तो यहाँ पर अगर आप E2 का मान रखोगे, यहाँ पर E1 का मान रखोगे, और आप देख रहे हो कि जो ऊर्ध्वाधर घटक हैं वो परस्पर विपरीत हैं और समान हो जाएंगे, E1 E2 का मान सेम है, तो ये आप लिखोगे कि जो ऊर्ध्वाधर घटक हैं वो परस्पर परिमाण में समान है और दिशाओं में विपरीत है, इसलिए एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे। तो ऊर्ध्वाधर घटक का काम तो हो गया खत्म। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पर समांतर घटक प्राप्त करोगे। तो समांतर घटक के लिए आप क्या करोगे, ये ऊपर वाला छोटा सा त्रिभुज लोगे आप। जब ये वाला त्रिभुज लोगे तो ये एंगल अगर थीटा है, आपको ये भुजा निकालनी है, तो देखिए ये आपका 90 डिग्री का कोण होगा, इसके सामने भुजा ये कर्ण हो जाएगी, आप ले लोगे cos थीटा। cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है, तो इस 90 डिग्री के सामने भुजा ये कर्ण हो जाएगी। तो कर्ण देखिए आधार बटे कर्ण होता है, पहले मैं इसको लिख दूँ, तो cos थीटा बराबर ये थीटा, इसके सामने भुजा ये लंब हो गई। आधार आप इधर, आपको आधार नहीं पता है, आधार आपको प्राप्त करना है। कर्ण की वैल्यू आपकी कितनी भाई, कर्ण की वैल्यू आपकी E1 है, तो यहाँ से आधार आपको मिल जाएगा E1 का गुणा cos थीटा से हो जाएगा
E1 cos थीटा, यानी ऊपर वाले त्रिभुज से जो ये समांतर घटक आपको मिलेगा वो E1 cos थीटा मिलेगा। बिल्कुल इसी तरीके से नीचे वाला भी एक त्रिभुज आप समकोण बना लीजिए, तो नीचे वाले से आपको जो है ये आपका समांतर घटक जो मिलेगा वो E2 cos थीटा मिलेगा, जैसे E1 cos थीटा मिला है। फर्क इतना है कि इधर आपका E2 है, तो जो यहाँ पर कुल आपकी जो तीव्रता हो जाएगी वो E1 cos थीटा और प्लस E2 cos थीटा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि भैया ये समांतर घटक है और दोनों यहाँ पर तीव्रताएं एक ही डायरेक्शन में और एक ही डायरेक्शन में होने के कारण जुड़ जाएंगी, जबकि यहाँ पर जो ऊर्ध्वाधर घटक था ये परिमाण में तो समान था लेकिन दिशाओं में विपरीत होने के कारण ऊर्ध्वाधर घटक कैंसिल हो गए थे, लेकिन समांतर घटक कैंसिल नहीं होंगे। ठीक है, तो इस त्रिभुज के कारण जो आपका समांतर घटक है वो E1 cos थीटा आया और इस त्रिभुज के कारण जो आपका समांतर घटक है वो E2 cos थीटा है और दोनों की डायरेक्शन सेम थी, इसलिए जो परिणामी तीव्रता हो जाएगी वो E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा के बराबर हो जाएगी, यानी ये तीव्रताएं जुड़ जाएंगी। तो यहाँ पर लिखेंगे, तब यहाँ पर लिख लीजिएगा, चूंकि E1 sin थीटा व E2 sin थीटा परिमाण में समान व दिशाओं में विपरीत हैं, दिशाओं में विपरीत होने की वजह से, विपरीत होने की वजह से या होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं और जो समांतर घटक होते हैं वो एक ही डायरेक्शन में है। ठीक है, इसलिए ये जुड़ जाते हैं तथा समांतर घटक एक ही दिशा में होने के कारण जुड़ जाते हैं। भाई ये लैंग्वेज तो आपको लिखनी पड़ेगी, जुड़ जाते हैं। तब बिंदु P पर, किस बिंदु पर? बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, बिंदु P पर जो परिणामी तीव्रता होगी वो कितनी हो जाएगी? E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। तो यहाँ पर लिख दीजिए भाई, बिंदु P पर जो परिणामी तीव्रता हो जाएगी, देखिए ये कैसे है, ये आप सभी लोग जानते हैं, उसको हम रब कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, जो परिणामी तीव्रता आपकी हो जाएगी, परिणामी तीव्रता आपकी हो जाएगी E1 cos थीटा और प्लस E2 cos थीटा। क्लियर है? यहाँ पर देखिए E1 की वैल्यू सेम है, E2 की वैल्यू सेम है और cos थीटा लगा, यानी ये 2 टाइम्स हो जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, तो 2 टाइम्स हो जाएगा। इसको उसको जोड़ोगे, दोनों चीज़ें सेम है तो 2 टाइम्स हो जाएगा और दोनों की वैल्यू सेम है, तो एक बार लिख लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। ठीक है, और Q/r² प्लस L² और इनटू में भाई cos थीटा भी दोनों में है तो आप cos थीटा लिख लीजिए। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने इस फिगर को इधर बनाया था समझाने के लिए। यहाँ पर देखिए, अगर ये एंगल थीटा है जो यहाँ पर देखिए, तो अगर ये रेखा समांतर है इस रेखा के और ये उसको तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये कोण आपका क्या होगा? संगत कोण होगा। तो यहाँ से क्या करोगे? इस त्रिभुज से आप cos थीटा की वैल्यू उठा के यहाँ पर रखोगे, तो देखिए ये E आपका हो जाएगा 2 टाइम्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए हमने यहाँ पर डायरेक्ट 2 टाइम्स लिख दिया है। देखिए E1 cos थीटा की वैल्यू ये रखते, E2 cos थीटा की वैल्यू ये रखते, इनटू में cos थीटा था, दोनों चीज़ें सेम थी तो उनको जोड़ते तो ये 2 टाइम्स हो जाती है, यानी 2 बार हो जाती। अब यहाँ पर देखिए भाई, ये आपका हो गया Q/r² प्लस L²। cos थीटा की वैल्यू अगर आप इस त्रिभुज से निकालोगे तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो इस थीटा के लिए ये आपकी भुजा लंब हो गई, ये 90 डिग्री के अंदर ये कर्ण हो गई, ये आधार होगी। तो आधार के स्थान पर एयर और कर्ण के स्थान पर आपका √r² प्लस L², ये कर्ण हो गया। तो cos थीटा की वैल्यू रख देंगे हम भाई L/में √r² प्लस L²। इतनी बात समझ में आ गई? ये आपका हो जाएगा E1, देखिए यहाँ पर के भी है, आप के लगाते रहिएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2QL। 2QL का गुणा कर लीजिए आप, और 2QL किसके बराबर होता है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P के बराबर होता है। अपान में देखिए यहाँ पर पावर r² प्लस L² की होल पावर 1 है, यहाँ पर r² प्लस L² की पावर √, का मतलब पावर 1/2। तो आधार सेम है तो एक आधार ले लेंगे r² प्लस L² और इसमें एक और आधी पावर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 3/2।
1 में आधी पावर जोड़ेगी तो 3/2 हो जाएगा। और 2QL किसके बराबर होता है? P के बराबर होता है। तो यहाँ पर रख देंगे तब E इक्वल टू, यहाँ पर लिख देना चूंकि P इक्वल टू आपका होता है 2QL, तो यहाँ से आपका हो जाएगा 1/4πε0K, और ये 2QL हो जाएगा P के बराबर और बटे में हो जाएगा R² प्लस L² की होल पावर 3/2। अभी एक लाइन आपको और इसमें लिखनी है। क्या लिखनी है कि निर्वात अथवा वायु के लिए K का मान कितना होता है भाई? 1 होता है। तो थोड़ा इधर रफ करेंगे, स्क्रीनशॉट लेना है तो तुरंत ले लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है और एक एक बात मैंने आप लोगों को इसमें समझा दी है। तो इधर थोड़ा सा हम रफ करते हैं और आपको आगे बताते हैं। देखिए यहाँ पर ये निर्वात, देखिए निर्वात अथवा वायु से पहले एक स्टेप आपको और लिखना है। यहाँ पर यदि L, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था अच्छी स्थिति में, यदि L बहुत छोटा हो किससे? R से, तब हम जो ये L दूरी है इसको छोड़ देंगे। ये आपका हो जाएगा E इक्वल टू 1/4πε0K P अपान, देखिए L² को छोड़ देंगे तो ये R² की पावर कितना बचेगा? 3/2। 2 से 2 पावर आपकी कैंसिल हो जाएगी। E इक्वल टू आपका हो जाएगा 1/4πε0K, ये हो जाएगा P/R³ हो जाएगा। अब यहाँ पर वो लाइन लिख दीजिए मैंने अभी बताई निर्वात अथवा वायु के लिए। तो यहाँ पर लिख देना निर्वात अथवा वायु के लिए। किसके लिए भाई? निर्वात अथवा वायु के लिए। तो निर्वात अथवा वायु के लिए जो K का मान होता है वो 1 के बराबर होता है। तो E इक्वल टू आपको मिल जाएगा 1/4πε0, K के स्थान पर 1, ये P अपान कितना हो जाएगा? R³ हो जाएगा। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मतलब क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलाम। देखिए अब जब मैंने आप लोगों को अच्छी स्थिति में और निरक्षी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना बता दिया, तो एक बात आप सभी को समझ में आ गई होगी। जब मैंने आप लोगों को बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताई तो व्यंजक आया था आपका 1/4πε0Q/R², यानी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। और जो वैद्युत द्विध्रुव के कारण मैंने अच्छी और निरक्षी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त की, तो उसमें आपका जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप देख लीजिए वो दूरी के क्यूब यानी घन के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, याद रखना जब बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात आएगी तो वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, और जब द्विध्रुव के कारण की बात आएगी तो वो दूरी के घन के व्युत्क्रमानुपाती होती है। उसके बाद बात करें अच्छी और निरक्षी, यहाँ से भी एक क्वेश्चन आता है तो आप कहोगे कि अच्छी स्थिति में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो निरक्षी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की अपेक्षा दोगुनी होती है। आप देख लीजिए यहाँ पर P आया और अच्छी स्थिति में 2P आया था, यानी 2 गुनी आई थी तीव्रता। किसकी अपेक्षा? निरक्षी स्थिति की अपेक्षा, क्योंकि निरक्षी स्थिति में तो केवल ओनली P आ रहा है। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन ऑप्शनल में पूछ ली जाते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा क्योंकि डेरिवेशन आप लोगों ने सीख लिया है। कोई दिक्कत आई हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि मैंने लगभग में सारी बातें इसमें बता दी बहुत ही सरल तरीके से। ठीक है, तो आज की क्लास इतनी ही रखेंगे और नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। ठीक है, हालांकि वो वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं लेकिन मैं री अपलोड कर दूंगा, उसको आप देख लीजिएगा और ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को न्यूमेरिकल बताऊंगा इस चैप्टर के। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।